अस्सलाम वालेकुम फैमिली में कुछ हम एक दफ़ा फिर मैं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हम कुछ लर्निंग के हवाले से बात करते हैं। 4 घंटे की शिफ्ट में मैंने आज 3 से 4 इंटरवेंशंस किए, तो उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। पहली तो ये थी कि एक पेशेंट था, उसको पिपरासिलिन टाज़ोबैक्टिन जो टाज़ोसिन एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाती है और आईवी में आती है फॉर्मुलेशन, तो वो प्रिस्क्राइब हुआ था हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। तो वो 5 दिन तक प्रिस्क्राइब होता रहा, तो और उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे आते रहे। तो वो फिर 150 से 100 फिर अभी 50 के नीचे और अभी भी वो टाज़ोसिन के ऊपर है। तो रिसर्च ये कहती है, एविडेंस ये कहते हैं कि हम आईवी यूज से लोग पेशेंट्स को हटाना चाहिए। बहुत सारे रिस्क होते हैं इसके साथ। एंडोकार्डाइटिस का रिस्क होता है, नीडल साइड के ऊपर सेल्यूलाइटिस का होता है, एब्सेस का रिस्क होता है, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं दूसरे, और बहुत सारे रिस्क हैं कि आईवी जो है ना, और फिर अनकंफर्टेबल होता है नीडल सिरिंजेस बार बार पेशेंट कैनुला लगाते हैं, तो वो जो है ना रिस्क है काफ़ी सारा। तो बेस्ट ये होता है कि आप उसको ओरल के ऊपर ट्रीट करें। फिर दूसरा रिस्क ये होता है ओवरडोजेज का। ये मैंने बात की, तो उसके अंदर फिर मेरी सजेशन ये थी प्रिस्क्राइबर को कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोमोक्सिक्लाव एंटीबायोटिक को स्विच करें आईवी से। तो वो स्विच करके बाकी जो 7 डेज के कोर्स में जो भी 2 या 2.5 दिन रहते हैं वो कंप्लीट करें कोर्स ऑफ ड्यूरेशन हैप का। अच्छा, उसके बाद दूसरी इंटरवेंशन क्या थी कि जब पेशेंट आते हैं, तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग देते हैं लो मोलेक्युलर हेपरिन, जो इनॉक्सोपारिन टेंजोपारिन वगैरह हैं। तो हम लोग यहाँ पर इनॉक्सोपारिन यूज़ करते हैं। इनॉक्सोपारिन हम यूज़ करते हैं वीटी प्रोफिलैक्सिस के लिए। तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कॉज करता है, और इसके अलावा जो है ना वो पोटाशियम भी बढ़ाता है। बहुत सारी चीज़ें, तो हमें बहुत सारे रिस्क चेक करने होते हैं। रीनल इम्पेयरमेंट में इसकी डोज हाफ करते हैं। 50 किलो से गाइडलाइंस कहती हैं 50 किलो से कम वेट है पेशेंट का, तो उसमें भी डोज हम हाफ करते हैं। नॉर्मली 40 मिलीग्राम इनॉक्सोपारिन प्रिस्क्राइब होता है ऑन एडमिशन, और बहुत सारे रीजन होते हैं, तो इसके अंदर हम डोजेस की एडजस्ट करते हैं। तो अभी 40 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब हुई थी इस पेशेंट को, तो पेशेंट का वेट 55 किलो था, तो गाइडलाइंस के मुताबिक 50 से ऊपर था, तो 40 मिलीग्राम बिल्कुल सही डोज थी। अच्छा, क्लियरेंस जो थी रीनल, वो एस्टिमेटेड GFR जो था वो 34 पर था, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी काउंट होती है वो थी क्राइटेरियन क्लियरेंस निकालना। अच्छा, GFR जो होता है ना वो एस्टिमेट होता है, इसलिए कहते हैं EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, क्राइटेरियन क्लियरेंस जो है थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है, खासकर जब पेशेंट एल्डरली हो। Welcome back once again. As you can imagine, there's always disturbance in the ward and it's constant. तो अभी इंशाल्लाह ताला डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हम बात कर रहे थे क्रेटिनिन की, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस फार्मूला है वो कॉकरॉफ गॉल्ट है जो यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रेटिनिन को प्रेफरेंस देने के अंदर, वो एज का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेशेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, शी इज़ 90 ईयर्स ओल्ड, और उनकी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आई है 34। तो एज पर एज EGFR जो अप्रॉक्सीमेटली सही है, और एज पर गाइडलाइंस, क्योंकि हम यहाँ पर गाइडलाइंस के मुताबिक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, और रिगार्डलेस ऑफ कोई भी हो, कंसल्टेंट हो, जूनियर डॉक्टर हो, रजिस्ट्रार हो, कोई भी हो, इफ देयर इज एन एविडेंस फॉर इट we'll approve it, we'll verify. There is no evidence for it, then we'll argue with them. और उसके बाद यहाँ पर तो कल्चर इस चीज़ का है कि आप you're saving your back. तो nobody will be prescribing something that's against the evidence, or if there is no evidence for it. क्योंकि यहाँ पर सू कल्चर है, तो लोग दूसरे को आराम से सू कर देते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो इस वजह से डॉक्टर्स भी डर के रहते हैं कि नहीं यार, कोई चीज़ जो एविडेंस नहीं है उसको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो बात करते हैं क्राइटेरियन क्लियरेंस की, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो इस पेशेंट की जब मैंने क्राइटेरियन क्लियरेंस निकाली, तो चूंकि पेशेंट 90 ईयर्स ओल्ड है, तो कॉकरॉफ गॉल्ट का जो फॉर्मूला 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय पेशेंट वेट, और पेशेंट वेट के बाद आप कांस्टेंट लेते हैं 1.04 डिवाइड बाय तो क्राइटेरिन 108। तो अब इसको जो हमने निकाली तो 27 अप्रॉक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग आई थी, तो जो कि बिलो 30 है। अब बिलो 30 के अंदर जो रिकमेंडेड डोज एज पर गाइडलाइंस और एज पर एविडेंस है, तो प्रोफिलैक्टिकली आप यूज करते हैं 20 मिलीग्राम इनॉक्सोपारिन। तो अब यहाँ पर इंटरवेंशन दूसरी हुई, इनॉक्सोपारिन की डोज 40 से 20 मिलीग्राम डी से। ये मैं सेम पेशेंट की बात कर रहा हूँ। फिर जब मैंने ब्लड रिव्यू किए और उनकी मेडिकेशन देखी, तो वो द पेशेंट वाज हाइपोनेट्रीमिक, तो उसका सोडियम बड़ा लो था 129। अब हाइपोनेट्रीमिक जब होता है तो वो सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स भी शो करता है कभी कभी। तो कंसल्टेंट ने लिखा है कि आई डोंट नो द रीजन व्हाई पेशेंट इज हाइपोनेट्रीमिक। अच्छा, सबसे पहले फार्मासिस्ट के जहन में जाती हैं मेडिकेशंस, तो जाहिर है सबसे पहले मेडिकेशंस रिव्यू करते हैं, और मेडिकेशंस के बारे में हमें पता, और हम लोग एक्सपर्ट हैं मेडिसिन के, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें नॉलेज है उन चीज़ों की, तो माशाल्लाह से। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फिर जब मैंने मेडिकेशन रिव्यू की,
तो पता चला कि पेशेंट वाज टेकिंग कैंडेसार्टन एंड लेंजोप्रोजोल। अच्छा, ऑल पीपीआईज आई बिलीव टू कॉज हाइपोनेट्रीमिया। तो मैंने फिर कहा कि जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक अगर नहीं है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन के या एक्सेस एसिड के, तो आप जो है पेशेंट से पूछ के इसको थोड़ा होल्ड कर दें। अगर आ रहे हैं तो कोई ऑल्टरनेटिव प्रिस्क्राइब करें। जाहिर है H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो है, तो अभी हम रनिटेडिन वगैरह तो थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, वरना यूजुअली हम जो है स्ट्रेट अवे वो स्विच कर देते हैं पीपीआईज का H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हुई, ओमेप्राजोल को, लेंजोप्रोजोल को होल्ड कर दिया, अब कैंडेसार्टन बची। अब कैंडेसार्टन भी जो है ना, उसका रेयर साइड इफेक्ट है हाइपोनेट्रीमिया। अब जब ब्लड प्रेशर चेक की तो पता चला ब्लड प्रेशर जो है वो मॉडरेटली लो था। अब मॉडरेटली लो का मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 108 सिस्टोली था और डायस्टोली था 79। तो अब ये कि 80 to 120 अप अंटिल 135 तक जा सकता है, ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते तो काइंड ऑफ आप इसको लो में ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जो डोज है इसकी 8 मिलीग्राम कैंडेसार्टन, इसको या तो हाफ कर दें या इसको होल्ड कर दें। तो फिर सजेशन ये हुआ कि हाँ भाई हम लोग उसको होल्ड करेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर का रेंज में हमें जरूरत नहीं एंटी हाइपरटेंसिव की। तो एक पेशेंट के अंदर 3 इंटरवेंशन हुई है। एक हाइपोनेट्रीमिया की जिसमें 2 मेडिकेशन इन्वॉल्व थी, लेंजोप्रोजोल और कैंडेसार्टन। पता नहीं क्यों मैं बार ओमेप्राजोल बोले जा रहा हूँ। लेंजोप्रोजोल और कैंडेसार्टन, उसको हमने रोका हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। इनॉक्सोपारिन जो है लो मोलेकुलर वेट हेपरिन, उसको हमने रोका क्रेटिनिन क्लियरेंस की वजह से। और उसके बाद जो टैजोसिन आईवी एंटीबायोटिक था उसको हमने स्विच किया कोमोक्सिक्लाव। ये सारी इंटरवेंशन हुई एक पेशेंट में। अगर हम लोग जो दिन में काम करते हैं वार्ड्स में, ये आपको शो करने लग जाए तो पूरा दिन गुजर जाए। क्यों? क्योंकि हमारा काम कांस्टेंट होता है और एरर्स भी कांस्टेंट होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जितने डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं वो अंडर कंसल्टेंट होते हैं और मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर होते हैं। कोई फाउंडेशन ईयर 1 पर है, कोई फाउंडेशन ईयर 2 पर है, कोई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग पर है ईयर 3 पर, तो कोई रोटेशन के ऊपर है और कोई किसी और ट्रेनिंग में मेडिसिन की रोटेशन लेने आया, सर्जरी में आया। अभी आजकल मैं मेडिसिन वार्ड देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ध्यान में रखें, क्योंकि एक डॉक्टर जब सर्जरी से रोटेशन करके आया तो मेडिसिन की चीजों को उसका इतना आइडिया नहीं होगा। तो और फिर यहाँ पर जो है कांस्टेंट रोटेशन चलती है। फिर अगस्त में हर साल जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट फाउंडेशन ईयर 1 आते हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं होता। तो हमारी जॉब यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की जॉब है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है। और इसीलिए इसी वजह से पूरे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर कोई भी एरर करे तो वो प्रिस्क्राइबिंग एरर हो, किसी किस्म का भी एरर हो, वो कंसिडर होता है एरर। अब डिपेंड करता है उसके अंदर जो है ना पेशेंट हार्म इन्वॉल्व था कि नहीं था। लेकिन अगर वो फार्मासिस्ट से हो जाए और सिर्फ पेशेंट हार्म इन्वॉल्व हुआ है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन एरर, इट्स गोइंग टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर अ फार्मासिस्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? वो ये कहते हैं कि फार्मासिस्ट का जो चेक है वो लास्ट रेजोर्ट होता है हर चीज के अंदर, और फार्मासिस्ट नोज अबाउट एवरीथिंग, अबाउट डिजीज, अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट मेडिसिन, nowadays about pathology as well, क्योंकि हम लोग प्रिस्क्राइबर्स भी हो रहे हैं, फार्मेसी प्रिस्क्राइबर्स हैं। अब फार्मेसिस्ट जब प्रिस्क्राइब बनेगा तो जाहिर है उसकी जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली चेंज होगी, डिफरेंट होगी। प्रिस्क्राइबर की तरह से देखेगा कि प्रिस्क्राइब की तरह सोचेगा, सिम्टम्स को उस तरह से परखेगा। चले मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा, अच्छा इसके बाद एक और इंटरवेंशन से पहले मैं जो बात करना चाहूंगा वो ये कि क्रेटिनिन क्लियरेंस के अंदर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पेशेंट का वेट। अब इस सिचुएशन में तो नहीं, लेकिन ये कि जाहिर है जब बात चली तो मैंने कहा शेयर करूं आपसे एक्सपीरियंस। बहुत सारे पेशेंट होते हैं ओवरवेट, ओवर 100 किलो, 130 किलो। तो अगर आप उनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ भी है तो आप क्रेटिनिन क्लियरेंस निकालेंगे तो वो वेट का, और क्योंकि वेट ऊपर आएगा और जो क्रेटिनिन बढ़ी है वो नीचे आएगी तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो आप बोलेंगे यार एस्टिमेटेड जीएफआर तो कम आ रही है और ये जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है ये बढ़ा हुआ है, मतलब सेफ है। अब 40, 50, 60 आ रहा, बोलेंगे चलो ठीक है यार इतना ज्यादा लो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली होती है वो ये होती है कि वेट को आपने वेट का जो आपने जो एक्चुअल वेट है उसको देखना होता है कि आपने एडजस्टेड बॉडी वेट कब लेना है, आइडियल बॉडी वेट कब लेना है। ओवरवेट ओबेस पेशेंट के अंदर हम लोग लेते हैं एडजस्टेड बॉडी वेट। अब एडजस्टेड बॉडी वेट का एक फॉर्मूला है, तो हम लोग MD कैल्क भी यूज करते हैं, वेबसाइट है, और मैनुअल वेब भी यूज करते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वो एज पर फॉर्मूला कैलकुलेट, कितना टाइम तो लोगों के पास कैलकुलेटर से याद रखें और फॉर्मूले को अप्लाई करें। सारी चीजें अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता है कि आपको चाहिए होता है वेट इन किलोस और हाइट इन सेंटीमीटर्स। अब उसके सारे मेजर्स चेंज भी हो सकते हैं तो उससे भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर हम निकाल, फॉर एग्जाम्पल अभी एक पेशेंट मैं निकाला कल, तकरीबन वो 106, 107 किलोस का था।
तो उसका एडजस्टेड बॉडी वेट आया है 83 तकरीबन एज पर हाइट। तो अब देखिए कितना फर्क पड़ जाता है जब 106 किलो का जो एडजस्टेड बॉडी वेट 83 आएगा तो उसके क्रेटिनिन पे कितना फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर भी है, तो जाहिर है इसको कंसीडर किया करें। तो ये तो बात हुई एक पेशेंट की इंटरवेंशंस की जो मैंने आपसे डिस्कस किया। एक और पेशेंट था, अच्छा उसको एल्डरली पेशेंट था, तो उसको जो है ना वो इन्होंने विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर लोडिंग डोज 300,000 जो होती है वो प्रिस्क्राइब की है ओवर 7 वीक्स। तो वो प्रिस्क्राइब किए 50,000 यूनिट्स वंस अ वीक फॉर 7 वीक, और फिर मेंटेनेंस थेरेपी। अच्छा मेंटेनेंस थेरेपी की होती 800 यूनिट्स। अब फार्मासिस्ट की जॉब है कि मेक श्योर करें रिजल्ट जो अप्रोप्रिएट है, whether or not this patient is suitable for a loading dose। अब जब रिजल्ट्स चेक किए तो रिजल्ट्स आए 36 नैनोमोल समथिंग जो उसका यूनिट है, मुझे याद नहीं। तो अब गाइडलाइंस क्या कहती है? गाइडलाइंस नाइस की कहती है कि अगर आपकी जो विटामिन डी के जो कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 लेवल हम लोग मेजर करते हैं, इसके 25 से कम आए तो द पेशेंट इज सिवियरली डेफिशिएंट। उस सूरत हाल में आप लोडिंग डोज देंगे 280 से 300,000 की ओवर 6 to 7 वीक्स। तो यहां पर भी यही हुआ, इन्होंने जो है ना वो 6 वीक्स की, शायद मैं पहले 7 कह चुका, सॉरी, 6 वीक्स के ऊपर उन्होंने 300,000 प्रिस्क्राइब किए, 50,000 वंस अ वीक फॉर 6 वीक्स। अब 40,000 देते हैं तो वंस अ वीक फॉर 7 वीक्स देते हैं, तो वो 280,000 बनती है। अच्छा तो अब क्या हुआ यहाँ पर, जब लेवल चेक किए 36, तो बिलो 25 सिवियरली डिफिशिएंट लेवल है, उसमें आप लोन डोज देंगे। बिटवीन 25 to 50 जो है वो माइल्डली डेफिशिएंट लेवल है। माइल्डली डेफिशिएंट में आप क्या करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस देते हैं, जिसके अंदर आता है कि आप सनलाइट लें, आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, और अपने आप को जनाब क्या नाम है जिम वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीजें। और फिर ओवर द काउंटर आप 800 यूनिट्स डेली या अप टू 1000 यूनिट्स डेली ये लें, और फिर आप जब 5-6 मंथ में जाके दोबारा से अपना लेवल चेक कराएं। तो इस पेशेंट ओवर 50 जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल है। इस कंट्री में बहुत कॉमन है एक्सक्यूज मी, इस कंट्री में बहुत कॉमन है लोगों का लेवल जो है ना वो डेफिशिएंट होना, क्योंकि यूके में सूरज नहीं निकलता, खासकर इंग्लैंड में, और वेरी स्पेसिफिक मैनचेस्टर के अंदर बारिश, हर वक्त बारिश। तो अल्लाह की रहमत है बारिश, लेकिन ये कहते हैं कि सूरज कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है, कि सूरज लेना कितना जरूरी है कि आपके विटामिन डी। अच्छा विटामिन डी जो है वो लो होना, पैराथायरॉयड आपकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करता है, कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए जरूरत होती है उसको, तो बहुत ज्यादा। हम विटामिन डी के ऊपर भी एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर क्या इंटरवेंशन हुई यहाँ था सॉरी, जो लेवल था वो था 36, तो उसमें जरूरत नहीं थी, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस की जरूरत थी, और उसके बाद उस चीज की जरूरत थी, अल्लाह आपको भला करे, 800 to 1000 यूनिट्स डेली की लोडिंग डोज की जरूरत नहीं थी, वो भी इतने हैवी 50,000 वंस अ वीक। यहाँ पर एडवाइस किया है और सजेस्ट किया कि इनको चेंज करें, तो ये चेंज हुआ। तो ये जो है दो बड़ी जो हमने जो इंटरवेंशंस किए आज, मैंने आज हाफ डे शिफ्ट किए, तो उसके अंदर दो और बहुत सारी छोटी छोटी फॉर्मुलेशन की हैं, दूसरी चीज़ों की हैं, तो वो डिस्कस नहीं की हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है ना दूसरी इंटरवेंशन जब होंगी तो उसमें हम बात करेंगे, और इट्स अ गुड आइडिया कि हम शेयर करें इंटरवेंशंस आप लोगों के साथ। तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह कैच अप सून।